ओके, इधर ध्यान अभी सबका। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। शुरू करें, फोन्स वगैरह अंदर फटाफट। यस, चलो लेट स्टार्ट। आज कोई नया है क्या जिसने देखा नहीं पहले का? ओके ठीक है, शायद समझेगा नहीं पर ट्राई करना, ठीक है। ओके, तो बाकी लोग आंसर दो। अभी पहले रिवाइज करते शॉर्ट में 5 मिनट में जो अब तक किया है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, एस का नाम बताओ रे। कौन सा नाम है? 13 नाम अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। शाबाश। उसमें देखा इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे टाइप के एसेट जिसपे 4 टाइप की इनकम होती। कौन सी? डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल्स और कैपिटल अप्रिसिएशन। शाबाश, ये होता है इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद आगे बढ़े थे और देखा था कि 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। कौन से 2 टाइप? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इसको ही करंट या नॉन करंट भी बोला जा सकता है। शॉर्ट टर्म मतलब कितना शॉर्ट टर्म? लेस देन और इक्वल्स टू 1 ईयर। और लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर। ओके, क्यों किया बाइफर्केशन? वैल्यूएशन के लिए क्या फर्क पड़ता है? शॉर्ट टर्म रहा तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, और लॉन्ग टर्म रहा तो कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे अनलेस परमानेंटली वैल्यू गिर जाए। ओके, परमानेंटली वैल्यू गिर जाए तो वो वाले वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कॉस्ट पे दिखाओ लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट को। फिर आगे बढ़े दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम मतलब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज और वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। ये क्यों अलग किया? फॉर्मेट अलग है, उसकी थोड़ी अकाउंटिंग अलग है इसके लिए। तो वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज पहला किया अपन ने शुरू, और उसमें देखा क्या देखा उसमें? फॉर्मेट देखा सबसे पहले, फिर जर्नल एंट्रीज। अच्छा, फॉर्मेट बिल्कुल लेजर जैसे, 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा। कौन से? नंबर ऑफ शेयर्स और डिविडेंड, करेक्ट। तो ये 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा। उसके बाद जर्नल एंट्रीज देखे, इन्वेस्टमेंट खरीदने पे क्या एंट्री? इन्वेस्टमेंट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट बेचने पे क्या एंट्री? बैंक टू इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, और लॉस हुआ तो पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शाबाश। इसमें एक चीज तुम्हें याद वही रखनी है कि सेल जब भी करते तब प्रॉफिट की एंट्री भूलना मत, ठीक है, अधूरा अधूरा लगना चाहिए। ओके यस। तो इसके बाद क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया था, बोनस, राइट्स, और कल एक नई चीज सीखी थी, डिविडेंड। ओके, तो डिविडेंड याद है क्या तुम लोगों को? डिविडेंड इंपॉर्टेंट था। डिविडेंड में एक टर्म सीखा था। कौन सा टर्म? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ओके, प्री एक्विजिशन डिविडेंड नाम का एक टर्म सीखा था। कहा गया ना, ये नहीं है। यस, देखो प्री एक्विजिशन डिविडेंड वाला एक टर्म सीखा था। प्री एक्विजिशन डिविडेंड मतलब मैंने जब शेयर्स अक्वायर किए उसके पहले के पीरियड का डिविडेंड। ओके, मैंने जब शेयर्स अक्वायर किए उसके पहले के पीरियड का मतलब, मैंने शेयर अक्वायर किया था, अपन ने एग्जांपल देखा था 1 मई को, करेक्ट। तो 1 मई को शेयर अक्वायर किया, लेकिन मुझे पिछले साल का डिविडेंड मिल जा रहा है, मिलना चाहिए था क्या? तो क्या करेंगे ऐसे डिविडेंड का? कॉस्ट में से क्या करेंगे? लेस करेंगे। कॉस्ट में लेस मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। ओके, तो ऐसा डिविडेंड आइडेंटिफाई करके उसको क्रेडिट कर देना, ये सीखा था। अभी आगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी बेटर आना चाहिए तुमको, अच्छे से आंसर्स देना। शुरू करते हैं। खोल रहे चलो, अब तक हमने रिवीजन किया पूरा, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, मैं बोलता हूँ वो क्वेश्चन करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 8 किया है क्या? 8 नहीं ना? 8 हो गया तो 6, 7, 8 तीनों हो गए, 9 भी हो गया। चलो ये 11, क्वेश्चन नंबर 11 किधर? थोड़ा ब्रेक, बहुत बड़ा ब्रेक हो गया रे। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, जो लेट आए जल्दी बैठ जाओ, आसपास वालों को डिस्टर्ब मत करो। क्वेश्चन नंबर 11,
ये नमन किधर है आज? अच्छा ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 11। चलो पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। डेट्स आइडेंटिफाई करो, डेट्स अंडरलाइन करो। ना कितने लोग का शीट्स नहीं वैसे? मैं कल दे देता हूँ। कितने? 1 2 3 4 5। ठीक है चलो डेट्स अंडरलाइन करो दोस्तों। बस अभी बातें बंद, इधर ध्यान। चलो पूरा ध्यान इधर। क्वेश्चन नंबर 11। ऑन 1st April 2011, on 1st April 2011 XY Limited has 15,000 इक्विटी शेयर्स। अच्छा हैज मतलब क्या बोला है? ओपनिंग बैलेंस। ओके ओपनिंग बैलेंस है, बुक वैल्यू दिया 15 पर शेयर। ओके ऑन 1st June XY acquired 5,000 शेयर्स। ABC announced a bonus and right issue। बोनस का दिया है 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन 1st जुलाई, और राइट शेयर्स दिए हैं 1st सितंबर को 1 शेयर फॉर 1 राइट फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड एट 20% प्रीमियम। मतलब कितने में दिया होगा एक राइट शेयर? 12। ठीक है 20% प्रीमियम बोला है, तो प्रीमियम किसके ऊपर? फेस वैल्यू के ऊपर। ओके 12 रुपए में एक राइट शेयर इशू किया है। नो डिविडेंड वाज पेएबल ऑन दिस शेयर्स। बराबर है, ये अभी अभी इशू किए, इस पे पिछले साल का डिविडेंड क्यों देंगे? ओके चलो dividend for the year ended 31st March 11 were declared at the rate 20% which was received on 31st October 11। took up half of the right, sold remaining right, sold half of the shareholdings। ठीक है देखो अभी नीचे दिया है ब्रोकरेज बीइंग 1%, तो अभी ब्रोकरेज भी पे किया है यहाँ पे। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, ठीक है उससे भी पहले सिमिलर क्वेश्चन है जो इसके पहले किया है। ओके पहले कुछ शेयर होल्डिंग्स दिए है, फिर नया शेयर अक्वायर किया है, फिर उसके बाद बोनस हुआ है, राइट्स हुआ है, फिर कुछ शेयर्स बेच दिए, बेचने पे प्रॉफिट लॉस आएगा। ओके नॉर्मल क्वेश्चन है। एक काम करते हैं पहले फॉर्मेट बना लेते हैं सब लोग, जैसे इसके पहले कर रहे थे। इन द बुक्स ऑफ XY लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ XY लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ XY लिमिटेड investment in equity shares, investment in equity shares of XY limited account। दस कॉलम वाला फॉर्मेट दोस्तों, 5 और 5 डेट पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड अमाउंट, डेट particulars, number of shares, dividend or amount। number of shares, dividend or amount, date particulars, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड। चलो हो गया? ओके शुरू करें। अच्छा
शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, ब्रोकरेज बीइंग 1%, तो ये ब्रोकरेज किस पे लगा है, सिर्फ सेल पे या ऊपर के हर एक ट्रांजैक्शन पे? बोलो बोलो बोलो। ओनली सेल्स या हर एक? कितने लोग हर एक ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं? अभी तो काफी लोग बोल रहे थे। और कितने लोग, बाकी सब लोग ये बोल रहे हैं क्या ओनली सेल्स? देखो ये लाइन कहाँ पे दी है, थर्ड वाले पॉइंट में, ठीक है? ये लाइन कंटिन्यूएशन में है इधर, सिर्फ सेल्स पे ब्रोकरेज लगा है। अगर ये लाइन जनरल दे देते, मतलब ये थर्ड पॉइंट के बाद नीचे जनरली दे देते कि ब्रोकरेज 1% है, तो फिर हर एक ट्रांजैक्शन पे लगता। लेकिन ये लाइन स्पेसिफिकली सेल्स के साथ दी है, ठीक है? ये लाइन स्पेसिफिकली सेल्स के साथ दी है, इसका मतलब ब्रोकरेज जो लगा है वो सिर्फ सेल्स पे लगा है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते फिर, अभी शुरू करते दोस्तों। इस पे तुम मेरे साथ साथ कर सकते हो, पर साथ साथ भी कैसे करना है पहले डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तब तुम लोग लिखना, ओके? चलो सबसे पहले क्या दिया है अपने को, तारीख देखना, 1 अप्रैल 2011। बैलेंस दिया है तो क्या लिखेंगे इधर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो लिख लेते हैं 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 15,000 है नंबर ऑफ शेयर्स, 15 का एक शेयर है, 2,25,000। नीरज निशांत लिख रहे हो ना? लिखा है? चलो आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की डेट देखना, अपन ने अंडरलाइन की है 1 जून 2011, ठीक है? 1 जून 2011 को नए शेयर्स अक्वायर किए हैं, तो शेयर्स अक्वायर करने की एंट्री इन्वेस्टमेंट टू बैंक, मतलब डेबिट साइड में क्या आएगा, टू बैंक। चलो लिख लेते हैं डेबिट साइड में 1 जून 11 टू बैंक अकाउंट, 1 जून 11 टू बैंक अकाउंट। 5,000 इधर आएगा। कितने में अक्वायर किया है, फॉर 1 लाख, डायरेक्ट अमाउंट दे दिया इधर, 1 लाख लिख देते। लिखा है? चलो नेक्स्ट, अगली डेट देखो दोस्तों, 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या हुआ है देखो, बोनस। ओके, तो बोनस में अमाउंट कॉलम में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि अपन ने कुछ पे नहीं किया है, लेकिन कितने बोनस मिले अपने को, 4,000। रेशियो क्या है, 1:5, हर 5 शेयर के लिए एक। तो ब्रैकेट में कैलकुलेशन दे देना, 20,000 इंटू 1/5, 4,000 बोनस शेयर्स अपने को मिले। चार 4,000 बोनस शेयर्स मिले हैं अपने को। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट डेट देखना अभी क्या है, 1 सितंबर। क्या हुआ है, राइट। भी राइट का क्या बनाना पड़ता है अपने को, वर्किंग नोट, ठीक है? वर्किंग नोट बनाएंगे राइट्स के लिए। चलो राइट्स का वर्किंग नोट, वर्किंग नोट इजी है। सबसे पहले राइट्स की डेट आइडेंटिफाई करना, कैलकुलेशन ऑफ राइट्स। वर्किंग नोट को हेडिंग आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ का वर्किंग नोट है। उसमें सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन 1 सितंबर, क्योंकि जितने शेयर्स हेल्ड किए उस बेसिस पे राइट्स दिए जाते। चलो कितने शेयर्स थे अपने पास चेक करते हैं, 15, 5 और 4, 24,000 शेयर्स है अपने पास, 24,000। उसके नीचे मैं लिख दूंगा राइट्स का रेशियो, कितना है रेशियो, 1:6, 1:6। Therefore number of rights received 4,000, 24,000 into 1/6,
4000 राइट्स मिले हैं दोस्तों। अभी इसमें ऑप्शन है कितने सब्सक्राइब किए और कितने सेल किए, सोल्ड किए। चलो देखते हैं कितना दिया है। देखो यहाँ पे नीचे दिया है टुक अप हाफ ऑफ द राइट सोल्ड द रिमेनिंग हाफ। ठीक है, 8 पर शेयर में बचा हुआ बेच दिया है। तो 4000 का हाफ 2000 सब्सक्राइब किए हैं और 2000 सेल कर दिए। जो सब्सक्राइब किए वो 12 रुपए में किए होंगे, क्योंकि 20% प्रीमियम में बोला है, तो प्रीमियम ओवर फेस वैल्यू, तो 12 रुपए, तो 24,000 कंपनी को दिए होंगे सब्सक्राइब करने के। और ये बचे हुए राइट्स उसने 8 रुपए में बेच दिए, तो ये 16,000 मिले हैं। क्या करेंगे इस 16,000 का? क्रेडिटेड टू पीएनएल। चलो वर्किंग नोट कंप्लीट कर लो, यहाँ पे वर्किंग नोट खत्म हो जाती है। क्रेडिटेड टू पीएनएल, जिसकी बाकी वर्किंग नोट खत्म कर लो। इजी है, कितने राइट्स मिले पहले वो सोचो, उसमें से कितने सब्सक्राइब किए और कितने सोल्ड कर दिए। हुआ? 12 कहाँ से आया? देख 12 कहाँ से आया, यहाँ से आया। एक राइट कितने में मिल रहा है? उन्होंने बोला 20% प्रीमियम में मिल रहा है। तो 20% प्रीमियम किसके ऊपर? फेस वैल्यू के, 12 रुपए में। चलो, तो जो सब्सक्राइब किया अभी वो किधर आएंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो एंट्री क्या होती है उसकी? इन्वेस्टमेंट टू बैंक। चलो 1911 यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस, वर्किंग नोट 1 टू बैंक अकाउंट। 2000 सब्सक्राइब किए हैं और अमाउंट पे करिए 24,000। उसके लिए अमाउंट पे करिए 24,000। लिखा है 2000 शेयर्स मिले 24,000 में। ओके, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट डेट क्या है अभी डिविडेंड की? 31 अक्टूबर को डिविडेंड मिला है। ओके, चलो डिविडेंड सबसे पहले कितना मिला ये मुझे बताओ। 20% मतलब किसका 20% होता है वैसे? फेस वैल्यू का। तो 2 रुपए डिविडेंड मिला है पर शेयर। कितने शेयर्स पे मिला होगा? तो अमाउंट बोल रहा है 40,000। यस, वेरी गुड, 40,000 अमाउंट है। देखो बोनस और राइट्स पे डिविडेंड नहीं मिलने वाला। ओके, उन्होंने ही बोल दिया है। और वैसे भी ये शेयर्स इस साल इशू हुए, तो उन पे वैसे भी नहीं मिलता था। ठीक है, तो 20,000 शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा। ओके, 2 रुपए डिविडेंड है एक शेयर पे, तो टोटल डिविडेंड कितना हुआ? 40,000। अभी इसमें से देखना है कितना ऐसा डिविडेंड है जो मैं हकदार था ही नहीं, उसको अपन बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। 5,000 शेयर्स पे जो डिविडेंड मिला है उसका मैं हकदार नहीं था ना। देखो 5,000 शेयर्स कब खरीदे थे मैंने? 1 जून को। तो 1 जून को खरीदे हुए शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है पिछले साल का, जो मैं हकदार था ही नहीं। तो 5,000 इंटू 2 ऐसा 10,000 रुपए, इसको क्या बोलते हैं अपन? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो ये 10,000 का क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट्स में क्रेडिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ओके, चलो इसका वर्किंग नोट लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एलिजिबल फॉर डिविडेंड। 20,000 शेयर पे डिविडेंड मिलेगा। उसके नीचे मैं लिखूंगा डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर है 2 रुपीज 10 का 20%। टोटल डिविडेंड आएगा दोस्तों 40,000। इसमें से बाइफरकेट कर लेते हैं, पोस्ट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन।
प्री एक्विजिशन मतलब मैं हकदार था ही नहीं ऐसे। तो 15,000 शेयर्स पे तो मुझे मिलना चाहिए, ये पहले से मेरे पास थे, ठीक है। तो ये डिविडेंड इनकम है मेरी। 5,000 शेयर्स पे जो मिल रहा है 2 रुपये, ये मुझे फालतू में मिल रहा है, तो इसमें मैं इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम कर दूंगा। ये वर्किंग नोट यहाँ पे होता है ख़त्म, चेक कर लो, लिख लो जिसका बाकी हो। लिखा है वर्किंग नोट, जिसका हो गया होगा तुम एंट्री लिख सकते हो। 31 अक्टूबर को एंट्री आएगी क्रेडिट साइड पे। वो जानवी भी नहीं है क्या आज? अच्छा आइए। लिखा है वर्किंग नोट, कोई लिख रहा है? नो। चलो 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 11 इधर एंट्री आएगी दोस्तों, बाय बैंक, ठीक है। बैंक में मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना हकदार था मैं वो डिविडेंड कॉलम में जाएगा और बचा हुआ इन्वेस्टमेंट कॉलम में जाएगा। चेक कर लो एंट्री। यस, राइट और बोनस दोनों पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो शेयर्स है वो इसी साल आए ना, दोनों शेयर्स इसी साल आए ना, तो पिछले साल का डिविडेंड उनके ऊपर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ने बोला भी हुआ आई थिंक, नहीं ना, नो डिविडेंड वाज पेएबल ऑन दिस शेयर्स। दिस मतलब क्या, राइट्स और बोनस दोनों। राइट्स और बोनस दोनों। ओके, हुआ है दोस्तों यहां तक? आगे बढ़े अभी? चलो आगे, डेट क्या है अगली? ये देखो यहाँ पे 1 जैन, ठीक है। सोल्ड हाफ ऑफ इट शेयर होल्डिंग। तो मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे ये, कितने शेयर्स बेचे? 13,000 शेयर्स। क्योंकि देखो मेरे पास कितने शेयर्स है आज तक? 26,000, 15, 5, 4 और 2, 26,000 शेयर्स है, उसमें से हाफ बेच दिए, मतलब कितने बेचे? 13,000। तो फर्स्ट क्या था, जैन 12 को इधर एंट्री आ जाएगी बाय बैंक 13,000 शेयर्स। एक शेयर कितने में बेचा है देखो, 16.5, तो 13,000 इंटू 16.5 इतना टोटल अमाउंट आएगा, लेकिन ब्रोकरेज भरना पड़ेगा। ब्रोकरेज ऐड करूं या लेस करूं? लेस करेंगे, ठीक है। उतना काट के पैसा मिलेगा अपने को, लेस 1% कर देना इसमें से। देखो कितनी अमाउंट आ रही है, 212,355। तो ये सेल्स की एंट्री इसी के साथ होती है, 212,355। 1% वही अमाउंट का, सेल के अमाउंट का, 13,000 इंटू 16.5, जो अमाउंट आएगी -1% कर डायरेक्ट। फीफो वो इसमें रहेगा, फिक्स्ड इनकम। अधूरा अधूरा लग रहा है क्या दोस्तों? क्यों लग रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, फिर ट्राई करो। पिछले क्वेश्चन जैसे ही अभी करेक्ट आना चाहिए तुम्हारा। प्रॉफिट या लॉस कितना है निकालने का ट्राई करो। ओके, 42,855। ये कॉस्ट बोल रहा है क्या तू? प्रॉफिट, ओके, 1,74,000। ओके, हाँ ठीक, तुम्हारे आंसर मांग रहा हूं मैं। बोलो और। कितना आया बोलो बाकी लोगों का? 42,855। अच्छा, और कुछ इसके अलावा कुछ आंसर है? 27, 47, 169,500। ओके, थोड़ा आंसर चेंज हो गया, ठीक है। तो 169,500 भी कुछ लोगों का आया है, ओके।
चलो चेक करें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं अपन। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस मालूम है 212355, यह सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना है। अभी कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सिंपल है, अमाउंट साइड चेक करो। आज तक जितने पैसे दिए 225 1,24,000 वो सब ऐड करेंगे। 225 1,24,000 जो आज तक पे किया ये सब ऐड किया, माइनस 10,000 करना मत भूलना, ये कॉस्ट से कम करना है अपने को। कॉस्ट से कम किया था, क्रेडिट साइड में जो है वो माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे। मेरे पास जितने शेयर्स थे आज तक 26,000 शेयर्स थे और मुझे चाहिए 13,000 शेयर्स की वैल्यू। कितना आ रहा है चेक कर लो। कॉस्ट बोल रहे थे ना तुम, मैं वही पूछ रहा था। 169,500 कॉस्ट है। ओके तो प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों, कितना प्रॉफिट आ रहा है 42,855 का प्रॉफिट है। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चेक कर लो, देखो कैसे निकाला है। किसको कोई डाउट होगा तो पूछो। चलो एंट्री करें। प्रॉफिट की क्या एंट्री होती है, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल कर दो एंट्री। जिसका हो गया वही सेम तारीख पे आएगा 1 जनवरी पे। जिसका वर्किंग नोट बाकी लिख लो। यस नहीं, सेल की इमीडिएटली कर देंगे, सेल वाला इमीडिएटली होगा। कोई लिख रहा है ये वर्किंग नोट? नो, ओके। चलो प्रॉफिट के एंट्री फिर 1 जन 2012 टू पीएनएल। वर्किंग नोट नंबर 3 का रेफरेंस 42,855 का प्रॉफिट है। 42,855 का प्रॉफिट। और कोई ट्रांजैक्शन बचा है दोस्तों? नहीं बचा है। यस, कोई ट्रांजैक्शन नहीं बचा होगा तो अभी एंड में आते हैं। एंड में दो चीजें बचती है, एक तो इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बैलेंस करना और दूसरा जो डिविडेंड है साल भर का उसको ट्रांसफर कर देना। डिविडेंड को किधर ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अपनी वो एंट्री इधर आ जाएगी, देखो 31 मार्च 12 को टू पीएनएल, टू प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर। ओके जो डिविडेंड है उसको ट्रांसफर किया है 30,000 के डिविडेंड को पीएनएल में। अभी बचा हुआ लेजर अपन टोटल कर लेंगे। March 12 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 13,000 शेयर्स है और चेक करना बराबर 169,500 ही आना चाहिए। चेक कर लो बैलेंसिंग फिगर, टोटल डेबिट माइनस क्रेडिट आ रहा है। यस 26,000 टोटल, 26,000 391,855। चेक कर लो दोस्तों, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। कोई डाउट होगा तो पूछो। तीन वर्किंग नोट्स के साथ बनाया हुआ है, कल किया था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यस उस पे तो मिलेगा डिविडेंड। हाँ हाँ दोनों पे मिलेगा। चलो आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन करें।
करें अगला क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई गिले शिकवे, कंप्लेंट्स आ रहा है अच्छे से? आसान है? पक्का? ओके चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। मिस्टर विजय, मिस्टर विजय का क्वेश्चन है, आ जाओ। चलो पढ़ना शुरू करो, अंडरलाइन करना शुरू करो। ओके ये फॉर्मेट शुरू करते हैं दोस्तों। डेट्स अंडरलाइन कर दिए होंगे। 1 अप्रैल 2011 विजय हैड 30,000 इक्विटी शेयर्स। 1 अप्रैल 11 टू बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 इक्विटी शेयर्स है, उसका बैलेंस है, लिख लेते हैं 30,000 एट अ बुक वैल्यू ऑफ 4.5 लाख। अमाउंट दे दी है उन्होंने ही 4.5 लाख की बुक वैल्यू। तो बैलेंस जो है वो है 30,000 शेयर्स का 4,50,000। ठीक है, ये बैलेंस है जो अपने को दिया हुआ है। नेक्स्ट 22 जून को अनदर परचेस है। 22 जून 5,000 शेयर्स खरीदे। 22 जून 11 टू बैंक अकाउंट 5,000 शेयर्स खरीदे हैं। 5,000 शेयर्स 80,000 में खरीदा है। ठीक है, पहला दो एंट्री चेक कर लो, बैलेंस ब्रॉट डाउन और नए शेयर्स खरीदे हैं। तो टू बैंक 5,000 शेयर्स है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। बोनस इशू हुआ है 10 अगस्त। 10 अगस्त को 1 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड। तो 10 अगस्त को अमाउंट कॉलम में नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम में लिखना है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स मिले हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 बोनस शेयर्स। सबने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, कितने मिले अपने को? कितने? 5,000। वेरी गुड। 35,000 शेयर्स है, रेशियो दिया है 1:7, 1/7। तो 5,000 बोनस शेयर्स मिले हैं अपने को। अमाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। ओके, अमाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। बोनस शेयर्स 5,000। नेक्स्ट डेट 31 अगस्त को राइट इशू हुआ है, जिसका पेमेंट हुआ है 30 सितंबर को। चलो इसका वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ राइट्स। मिले हैं राइट्स। ओके, 10,000 सोल्ड, 10,000 सब्सक्राइब्ड और 5,000 सोल्ड। ओके वेरी गुड। जिसका हो गया है अच्छे से लिखना। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन 31 अगस्त। जिस दिन राइट्स अनाउंस किया है उस दिन अपने पास कितने शेयर्स थे? तो उस दिन अपने पास थे 40,000 शेयर्स। उस दिन अपने पास 40,000 शेयर्स थे। राइट्स का रेशियो लिखूंगा इसके नीचे।
राइट्स रेशियो, और राइट्स का रेशियो है 3 शेयर्स फॉर एवरी 8 शेयर्स हेल्ड, 3:8। Therefore, number of rights received 40,000 into 3/8। ते राइट्स अपने को मिले दोस्तों 15,000 राइट्स। चेक कर लो इतना सबका सही है क्या, फिर उसमें से कितने सब्सक्राइब किए और कितने सोल्ड किए वो चेक करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्सक्राइब्ड, यहाँ पे मैं लिखूंगा सोल्ड। तो 2/3 सब्सक्राइब किए हैं, 1/3 बेचे हैं। 15,000 का 2/3 आता है 10,000 राइट सब्सक्राइब किए हैं, 5,000 बेचे। जो सब्सक्राइब किए वो कितने में किए, अमाउंट दिया है, कितने में खरीदे दिया है क्या, दिया है देखो ऑन पेमेंट ऑफ 15 पर शेयर। ठीक है, 15 रुपए भरने पे राइट सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो बेचे हैं वो 2 रुपए में बेचे। चलो तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटू 15, 1.5 लाख रुपए कंपनी को भरे होंगे, और इंटू 2 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसके नीचे लिख देंगे टू बी क्रेडिटेड टू P&L। देख लो दोस्तों, वर्किंग नोट कंप्लीट कर लो। वर्किंग नोट ऐसी आनी चाहिए तुम्हारी। हर्षा लिखा है क्या? चलो इसकी एंट्री करते हैं अभी। इन्वेस्टमेंट टू बैंक जो सब्सक्राइब किए है उसकी एंट्री आएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। पर एंट्री की तारीख क्या आएगी बताओ? 30 सितंबर आएगी। ओके, क्योंकि पेमेंट जो हुआ है वो ड्यू डेट पे हुआ होगा, और जिस दिन पेमेंट हुआ है उस दिन एंट्री आएगी। ठीक है, जिस दिन पेमेंट हुआ है उस दिन एंट्री आएगी। तो पेमेंट हुआ है 30 सितंबर को, तो एंट्री आएगी दोस्तों 30 सितंबर को यहाँ पे टू बैंक। 30 सितंबर को एंट्री आ जाएगी टू बैंक। 10,000 शेयर्स अपन ने खरीदे हैं 1.5 लाख रुपए में। वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस इसी के नीचे। यहां तक हुआ है क्या, चेक कर लो। चलो आगे बढ़ते अभी। डिविडेंड मिला है 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर को डिविडेंड मिला है, 31 अक्टूबर 11। डिविडेंड 20% बोला है, मतलब वैसे ही 2 रुपए डिविडेंड। अच्छा, सबसे पहले कितना टोटल डिविडेंड मिला होगा, निकाला है क्या सबने? कितना डिविडेंड मिला होगा टोटल? 70,000। उसमें से कितना डिविडेंड ऐसा है जो प्री एक्विजिशन है? 10,000। ओके, वेरी गुड। चलो लिख लो, जिसको नहीं आया इधर ध्यान देना। टोटल मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स जिस पर डिविडेंड मिलेगा, वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। यस, वही कर रहा हूं। टोटल डिविडेंड नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे सबसे पहले। नंबर ऑफ शेयर्स एलिजिबल फॉर डिविडेंड। कितने शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा वो चेक कर लेते। तो मुझे बोनस और राइट्स पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा मेरे पास थे 35,000 शेयर्स जिन पे मुझे डिविडेंड मिलने वाला है। 35,000 डिविडेंड पर शेयर है 2 रुपए। यस, क्योंकि वो इस साल इशू हुए हैं, डिविडेंड पिछले साल का है, तो पिछले साल जितने शेयर थे उस पे ही मिलेगा ना। राइट शेयर्स इशू ही इस साल हुए ना, और आई थिंक क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहता है।
अरे वो इसकी बात की है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड की बात की है, एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेस, मतलब भी कॉस्ट कम करते हैं ना, तो वो उन शेयर्स की बात की है, वहां पे बोनस और राइट्स का कुछ बोला ही नहीं है। देखो बोनस और राइट्स इन पे डिविडेंड नहीं मिलता, फाइनल डिविडेंड रहा, पिछले साल का डिविडेंड रहा तो उन पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शेयर्स ही इस साल आए, ठीक है, तो उस पे पिछले साल का डिविडेंड क्यों मिलेगा। तो 35,000 शेयर्स एलिजिबल थे, डिविडेंड पर शेयर है 2 रुपए, तो टोटल डिविडेंड जो मुझे मिला है, टोटल डिविडेंड यस वो है 70,000। नेक्स्ट ईयर मिलेगा ना। तो इसमें से मैंने 2 किए, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड और प्री एक्विजिशन डिविडेंड। पोस्ट एक्विजिशन मतलब ऐसे शेयर जिन पे मुझे मिलना चाहिए, मैं हकदार हूं, तो वो शेयर्स मेरे पास पहले से थे, 30,000 शेयर्स मेरे पास पहले से थे, ये मिलना चाहिए था 60,000, और 5,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे मुझे नहीं मिलना चाहिए था फिर भी मुझे मिल रहा है, तो ये 10,000 जो डिविडेंड है ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। चेक कर लो, वर्किंग नोट ऐसी बनाई है क्या, चेक कर लो, फिर इसकी एंट्री कर देना दोस्तों, ये लिखा होगा तो वर्किंग नोट हो गई होगी। तो कोई लिख रहा है वर्किंग नोट, इसकी एंट्री सिंपल है, क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक, जितना डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन है वो डिविडेंड कॉलम में, जो प्री एक्विजिशन है वो अमाउंट कॉलम में। चलो बाय बैंक इधर लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, डिविडेंड कॉलम में 60,000, अमाउंट कॉलम में 10,000। चेक कर लो, ये डिविडेंड की एंट्री है। वर्किंग नोट नंबर 2 का रेफरेंस देना, इधर वर्किंग नोट 2 का रेफरेंस दे देना। क्या प्रॉफिट, क्या बात है, इसके बाद सेल की एंट्री दोस्तों, सेल का तारीख देखते हैं, वो है 15 नवंबर 2011, 15 नवंबर 2011 को सेल किया है, तो इधर आएगा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट सेल किया है, सेल की एंट्री होगी, ठीक है। चलो कितने शेयर्स बेचे हैं उन्होंने, 20,000 शेयर्स, और प्रीमियम ऑफ 5 मतलब 15 रुपए में एक शेयर, मतलब 3 लाख में सेल किए हैं, सेल की अमाउंट है 3 लाख, और सेल करते ही अधूरा अधूरा लगना चाहिए, क्यों, प्रॉफिट निकालना है दोस्तों। चलो प्रॉफिट, लास्ट वर्किंग नोट अपनी, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉस। तो प्रॉफिट लॉस निकालना बहुत इजी है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस अभी अभी निकाली 3 लाख, अभी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, और बहुत लोगों ने निकाल भी लिया है, वेरी गुड। कॉस्ट प्राइस निकालना, अमाउंट के जो डेबिट कॉलम में वो सब उसकी टोटल करेंगे, उतना आज तक पे किया है, ठीक है, और माइनस कर देना प्री एक्विजिशन डिविडेंड 10,000, तो 450 प्लस 80, 450 प्लस 80 प्लस 1.5 लाख माइनस 10,000, डिवाइड करेंगे इसको, कितने शेयर्स थे मेरे पास, 50,000 शेयर्स थे, तो पर शेयर प्राइस आ जाएगी, मुझे निकालनी है 20,000 शेयर्स की प्राइस, 2,68,000। चेक कर लो दोस्तों, प्रॉफिट लॉस आना चाहिए अभी निकालते हुए, बहुत बार निकाल लिया, चेक करो क्या तुम्हारा प्रॉफिट सही निकला है क्या, पक्का, ओके। वर्किंग नोट लिख लो जल्दी जिसकी बाकी हो, प्रॉफिट आ गया होगा तो एंट्री कर देना। प्रॉफिट की एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट टू P&L, डेबिट साइड में आएगा टू P&L, डेबिट साइड में आएगा टू P&L,
चलो डेबिट साइड में कोई लिख रहा है वर्किंग नोट? डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 15 नवंबर को 2 PNL, वर्किंग नोट 3 का रेफरेंस 32,000 का प्रॉफिट। लिखा है? देखो एंड में अभी दो चीज बचती है, अकाउंट को बैलेंस करना और जो साल भर का डिविडेंड है वो पीएनएल में ट्रांसफर करना। चलो कर देंगे, साल भर का डिविडेंड चेक करते कितना है। ये साल कब खत्म होता है? 31 मार्च 12 टू पीएनएल बैलेंसिंग फिगर 60,000 का डिविडेंड ट्रांसफर कर दे रहे हैं पीएनएल को। यहाँ पे टोटल कर लेंगे 50,000 इसका टोटल है, इसका टोटल है 60,000 और इसका टोटल है 7,12,000। 31 मार्च 12 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30,000 शेयर्स बचे मेरे पास और इसमें से 4,02,000 आ रहा है। 4,02,000 आ रहा है क्या? चेक कर लो। यस, तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन होता है खत्म। चेक कर लो दोस्तों, ऐसा ही है क्या? कोई डाउट होगा किसी को तो पूछो। आ रहा है अभी इजीली? काफी लोगों ने खुद से किया है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड गोइंग। अभी क्या करे ये? अच्छा, होमवर्क करोगे आज? किसको खुशी हुई इतनी? ओके, देखो ये होमवर्क है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ आरटीपी, नवंबर 18 आरटीपी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ आरटीपी, पेज 11.15। अभी जिसका शीट्स नहीं है वो प्लीज फोटो ले लो किसी से, ठीक है, पर होमवर्क जरूर करना, ठीक है, खुद से सॉल्व करना। अच्छा टाइम लगा के करो, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, होमवर्क में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, टाइम लगा के करना। क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ आरटीपी होमवर्क रहेगा तुम्हें। हाँ एक ही, आज एक ही देता हूँ। ओके चलो अभी अभी कोई, हाँ होमवर्क में एक ही, होमवर्क में एक ही आज, ठीक है, और आज कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर रहे, एक दो छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन नंबर 2। ओके, कौन है रे? प्रणव? चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स लिमिटेड, ओके सुनना, एक्स लिमिटेड on 1st Jan 2011 had made an investment of 600 lakhs in equity shares, out of which 50% made in long term category and the rest as temporary investment। अच्छा, मतलब 600 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है,
उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट था शॉर्ट टर्म और कुछ इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म। तो कितना शॉर्ट टर्म है? 50%, मतलब 300 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और 300 लाख का क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से मालूम है अपने को? वैल्यूएशन में, है ना। चलो आगे देखते हैं। द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल सच इन्वेस्टमेंट ऑन 31st March became 200 lakhs as Y Limited lost a case of copyright। ठीक है, मतलब जो 600 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, पूरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर के कितनी हो गई है? 200 लाख। ठीक है, और आगे देखते क्या दिया है। फ्रॉम द गिवन मार्केट कंडीशंस इट इज अपेरेंट दैट रिडक्शन इन वैल्यू इज नॉट टेम्पररी। मतलब ये वैल्यू गिरी है वो टेम्पररी नहीं है, मतलब ही क्या है? परमानेंट रिडक्शन हो गया है वैल्यू में। अच्छा, तो दोनों के एंगल से सोचते हैं। पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी 300 लाख की, करेक्ट। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका यहाँ पे लिख रहा हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट थी 600 लैक्स, इसमें से 300 लैक्स की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है 300 लैक्स। ये कॉस्ट है उसकी, करेक्ट, ये कॉस्ट है। और टोटल इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू उन्होंने दी है, कितनी है? 200 लाख। तो इसकी फेयर वैल्यू कितनी रहेगी शॉर्ट टर्म वाले की? 100 लाख, और इसकी फेयर वैल्यू भी 100 लाख। ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म का जब वैल्यूएशन चेक करेंगे तो इसका वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या है? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो शॉर्ट टर्म को किस पे वैल्यू करेंगे अपन? 100 लैक्स पे, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है। और लॉन्ग टर्म का वैल्यूएशन प्रिंसिपल है कॉस्ट पे वैल्यू करो अनलेस परमानेंट डिक्लाइन हो जाए उसके वैल्यू में, परमानेंट डिमिनिशन है, नॉट टेम्पररी। ठीक है, अदर देन टेम्पररी रिडक्शन हो जाए। तो उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये जो रिडक्शन है ये क्या है? अदर देन टेम्पररी, मतलब ये परमानेंटली गिर गया। तो लॉन्ग टर्म को भी किस पे दिखाऊंगा अभी? 100 लैक्स पे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के वैल्यू को भी गिरा देंगे, इसको भी 100 लैक्स पे दिखाएंगे, करेक्ट। दोनों का वैल्यूएशन इजी है। देखो समझना इजी है, लिखने का कैसे, वो यहाँ पे सवाल है। ठीक है, पहले दिन या इंट्रोडक्शन मैंने वो भी बोला था एएस के आंसर्स लिखने कैसे। अब तक जो एएस के क्वेश्चन कर रहे थे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इजी होते हैं लिखना, सीधा सॉल्व कर दो। लेकिन थ्योरी क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, ठीक है, काफ़ी लोग नए, तो मैं फिर से एक बार बोलता हूँ। जैसे लॉ में लिखते थे ना अपन, ठीक है, लॉ में कैसे लिखते हैं? पहले प्रोविजंस, ठीक है, प्रोविजंस, फिर एनालिसिस, है ना, करंट केस में एनालाइज करेंगे, उसमें लिखेंगे क्या होना चाहिए, और फिर कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हेडिंग्स देने की ज़रूरत नहीं, मतलब प्रोविजन कंक्लूजन ऐसे हेडिंग मत दो, सीधा पैराग्राफ फॉर्म में लिख देंगे। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे प्रोविजन लिखना पड़ेगा। कौन सा प्रोविजन अप्लाई हो रहा है इधर? वैल्यूएशन वाला। तो स्टार्ट कैसे करते हैं मालूम है? एज पर AS 13, जैसे लॉ में करते हैं ना स्टार्ट, एज पर सेक्शन दिस, इसमें क्या करेंगे? एज पर AS का नाम, एज पर AS 13 ब्रैकेट में उसका नाम, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। और प्रोविजन क्या है इस केस में? इसकी प्रोविजन ये है कि वैल्यूएशन वाली, मतलब क्या? व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। और व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट अनलेस देयर इज परमानेंट रिडक्शन या परमानेंट डिक्लाइन इन वैल्यू। ये हो गया प्रोविजन, है ना। 4-5 लाइन में प्रोविजन आएगा। और फिर लिखेंगे अभी एनालिसिस, मतलब करंट केस में तो लिखेंगे पूरा एनालिसिस जो इधर लिखा है मैंने। इन द करंट केस इन्वेस्टमेंट की है 600 लाख की, आउट ऑफ विच 300 लैक्स इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 300 लैक्स इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म के लिए वो लाइन फिर से लिखेंगे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो उसकी कॉस्ट है 300, फेयर वैल्यू 100, तो वी विल वैल्यू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एट 100 लैक्स। फिर लॉन्ग टर्म में जाएंगे कि इन द करंट केस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 300 लाख की है, और क्योंकि ये रिडक्शन अदर देन टेम्पररी, ये क्वेश्चन नहीं दिया है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी फेयर वैल्यू पे वैल्यू करेंगे। ये हो गया पूरा एनालिसिस का पार्ट। और लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे कि वैल्यू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एट 100 लैक्स एंड वैल्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट 100 लैक्स। ऐसे आंसर लिखना होता है। समझना आंसर बहुत ईजी है, लिखना इंपॉर्टेंट है एएस में। ठीक है, ऐसा पूरा आंसर लिखेंगे। लिखने की प्रैक्टिस भी अपन काफ़ी करने वाले। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते एक बार, उन्होंने क्या दिया है। अच्छा, इंस्टीट्यूट के ये जो सॉल्यूशंस तुम्हारे बुक में रहेंगे ना, ये इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशंस है। और इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है जैसे एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, वो बस एनालिसिस या कंक्लूजन दे देते।
ठीक है, पर अपने को वैसे नहीं लिखना है, पर वर्डिंग्स उनकी इंपॉर्टेंट, एनालिसिस या कंक्लूजन की वो वर्डिंग्स वैसे आ सकती है। ठीक है, देखो उन्होंने भी वैसे ही किया जैसे अपन ने लिखा है, उन्होंने प्रोविजन यहाँ पे नीचे लिखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, लिखने की प्रैक्टिस कर ले इसकी। चलो किधर, हाँ, एज पर एज 13 रिवाइज क्यों दिया है ब्रैकेट में, क्योंकि एज बाद में रिवाइज किया था, तो इसलिए अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते दोस्तों, इसका आंसर लिखना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मॉड्यूल, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, पैराग्राफ फॉर्म में शुरू करना है। ठीक है, एक 3-4 लाइन, 3-4 स्पेस छोड़ के वर्ड्स का, यहाँ पे एज पर एज 13, एज का नाम, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, एज पर एज 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले अभी प्रोविजन लिखना है, तो प्रोविजन लिखेंगे इन्वेस्टमेंट क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, classified as short term investments will be valued at cost or fair value, whichever is lower. ये शॉर्ट टर्म का लिख दिया, अभी लॉन्ग टर्म का लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, अलग लाइन में लिखा तो भी चलेगा, कंटिन्यू किया तो भी चलेगा, ये प्रोविजन का ही पार्ट है। इन्वेस्टमेंट क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स will be valued at cost, unless there is permanent reduction in value of investment. देखो ये पूरा प्रोविजन का पार्ट हो गया दोस्तों, एक पैरा खत्म होता है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर एनालिसिस लिखेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा दिखता है, एक लाइन छोड़ देना और लिखेंगे अभी इन करंट केस Y Limited invested rupees 600 lakhs in equity shares, सॉरी एक्स लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया ना, वाई की एक दांडी खींच दो ऐसे, एक्स लिमिटेड इन्वेस्टेड रुपीज 600 lakhs in equity shares of Y Limited. %50 of investment is classified as short term and rest are classified as long term.
we value short term investments at cost or fair value, whichever is lower. Hence, short-term investments will be valued at its fair value. That is 200 lakhs का 50%, रुपीज 100 lakhs. ठीक है, ये शॉर्ट टर्म को किस पे वैल्यू करेंगे वो लिख दिया है. लॉन्ग टर्म के लिए भी लिखेंगे वी वैल्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स at cost unless there is permanent reduction. As in given case, the reduction is other than temporary. The reduction in value is other than temporary. We will value long term investment at rupees 100 lakhs. ब्रैकेट में दिखा देना 100 लाख कैसे आया, 200 लाख का 15. ठीक है, ये अपना पूरा एनालिसिस का पार्ट हो गया है. ये एनालिसिस अभी लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे दोस्तों, फिर से एक लाइन छोड़ के लिख देना. हेंस वी विल वैल्यू करंट इन्वेस्टमेंट्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करंट इन्वेस्टमेंट्स एट रुपीज 100 lakh and long term investments at rupees 100 lakhs and charge the difference मतलब जो वैल्यू गिरी है वो P&L में डाल दो. चार्ज द डिफरेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. and charge the difference to profit and loss account. डन. तो एएस का आंसर ऐसा लिखते हैं दोस्तों. और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट में, ओके, मतलब अभी अकाउंट्स थ्योरी सब्जेक्ट तो नहीं है पर उसमें एएस जो है वो थ्योरेटिकल है कुछ कुछ. ठीक है, ये एएस मोर ऑफ प्रैक्टिकल है. इसमें आया तो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही एक्सपेक्टेड है, ऐसे टाइप के कम एक्सपेक्टेड है. पर आया भी तो भी क्या करना होता है, एक चीज समझ लो, अंडरलाइनिंग. ठीक है, तुमने फाउंडेशन में किया होगा नहीं किया होगा मालूम नहीं, लेकिन एक एग्जामिनर पेपर चेक जो करते वो मेरे पहचान के हैं. उन्होंने मुझे बोला है कि हमारे पास मॉडल आंसर्स होते हैं और उसमें कीवर्ड्स देते वो लोग, और अगर तुम्हारे कीवर्ड्स अंडरलाइंड है, कीवर्ड्स लिखे हुए अंडरलाइंड है, तो वो बोलते कि बहुत बार हम अंदर का पढ़ते भी नहीं. मतलब इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स लिखे हुए होने चाहिए और वो अंडरलाइंड होने चाहिए. अगर वो दिखा एग्जामिनर को तो आउट ऑफ भी मिलते हैं थ्योरी में.
क्योंकि थेरी पेपर्स में तुम देखना लोगों को 90 भी आते, तो वो क्यों आते हैं उनको, उसका रीज़न यही है कि लिखा, एक तो लिखा देखो ज़रूरी नहीं, अच्छा अभी इंटर में आते हो ना तो बहुत बार ये मिसकंसेप्शन है कि पूरा लर्न करे क्या वर्ड टू वर्ड, नहीं, ठीक है, खुद के वर्ड से लिख सकते हो लेकिन कीवर्ड्स वैसे के वैसे आने चाहिए, तुम्हें कीवर्ड्स लर्न करने होते हैं। अभी कीवर्ड्स मतलब क्या, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो वो आंसर का पार्ट है, और वो लिखे उसको अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें आउट ऑफ भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हर थ्योरी पेपर में फॉलो करनी है तुमको, जैसे एएस का आंसर्स हो गए, लॉ के आंसर्स हो गए, ठीक है, आईडीटी के कुछ आंसर्स हो गए, फिर एसएम और ऑडिट, ये दोनों थ्योरी सब्जेक्ट्स है, हर एक में लिखना, कीवर्ड्स लर्न करना है और वो लिखना है और उन्हीं को अंडरलाइन करो, ठीक है, बाकी चीज़ों के पास उसका ध्यान भी नहीं जाएगा फिर, ठीक है। तो दोस्तों आज रुकते हैं यहाँ पे ही, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, मिलते हैं कल, होमवर्क जरूर करना विदाउट फेल, सी यू टुमारो, बाय बाय। कल और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे थोड़े।